क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का बिगुल बज चुका है? क्योंकि जिस तरह ईरान, इराक, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान और मिडल ईस्ट के दूसरे देश इजराइल, ईरान और यूएस के जंग में खींचे जा चुके हैं और यूरोप भी अलग अलग गुटों में बढ़ चुका है। पूरी दुनिया एक नए मोड़ पर आ चुकी है और यह सब शुरू हुआ है ईरान के सबसे बड़े लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की इजराइल और यूएस के द्वारा हत्या से, जो पूरी दुनिया के इस्लामिक लीडर माने जाते थे और ईरान की फाइनल अथॉरिटी भी। इजराइल ने ऑपरेशन लॉयन रोड्स और यूएस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से एयर स्ट्राइक किए और ईरान के कैपिटल तेहरान को तहस नहस कर दिया। ईरान ने भी जबरदस्त रिटेलिएट किया, इजराइल और यूएस के बेसिस पर ड्रोन, जेट, मिसाइल से लगातार हमले किए। अब आसार ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध जल्द ही शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, यहां तक कैसे पहुंची है जंग, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा और जो भी साथी दोस्त इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा आसान और सिंपल शब्दों में। तो दोस्तों, जैसे ही ये न्यूज आई है 28 फरवरी को कि ईरान इजराइल ने वॉर यानी कि युद्ध छेड़ दिया है, ओपन वॉर छेड़ दिया है ईरान के खिलाफ। अब दोस्तों, कोई भी जंग होती है तो उसकी कहानी उसी दिन नहीं शुरू होती है, वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में सुलगती सुलगती एक बहुत बड़ी जंग बन जाती है। यहां भी आपको कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने लॉन्च किया है कोऑर्डिनेटेड एयर और मिसाइल स्ट्राइक ईरान के ऊपर, और तेहरान के ऊपर बहुत सारी बमबारी किए गए, जेट से, मिसाइल से, ड्रोन से बहुत अटैक किए गए। सिर्फ तेहरान की ही बात नहीं, ईरान के बहुत सारे शहरों को तहस नहस करने की यहां पर कोशिश की गई। अब यहां पे देख सकते हैं, तेहरान हो गया, कोम हो गया, कराज हो गया, उसके बाद आप देखो इलम हो गया, तैबरीज हो गया, तमाम आप लोग देखोगे सारे के सारे जो शहर हैं ईरान के तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और यहां पे तेहरान ने भी यानी कि ईरान ने भी, देखो बच्चों, ईरान भी अपने आप को कम नहीं समझता, ईरान भी अपने आप को साफ बोलता है कि बेटा ऐसा है, ठीक है, कि आप हमारे खिलाफ आओगे तो हम भी तुम्हारे खिलाफ जाएंगे, क्योंकि ईरान के पास एक ऐसी शक्ति है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बच्चों देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? एक ऐसा रास्ता है, समुद्री रास्ता, जहां से तकरीबन तकरीबन 20%, 20 से 30% के आसपास का पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तेल का। अगर ये रास्ता ब्लॉक हो गया ना तो पूरी दुनिया में महंगाई आ जाएगी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश होने लग जाएगी। ये ईरान को पता है, तो ईरान बहुत सारे देशों से इसको तोल मोल भाव करता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो भी यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा, ईरान साफ बोलेगा कि बेटा यहां से गुजरना होगा तो जाहिर सी बात है हमारा साथ देना होगा। इतनी बड़ी पावर है, बार्गेनिंग पावर ईरान के पास, और ईरान का सपोर्ट बहुत ज्यादा देश कर रहे हैं। तो यहां पे ईरान ने भी पूरी तरीके से अपना जोर लगा दिया और बैलिस्टिक मिसाइल से पूरा अटैक करना शुरू कर दिया है इजराइल और यूएसए के बेसिस पर। लेकिन यहां पर ज्यादातर आप लोगों को यूएसए के बेस दिखाई देंगे, यानी कि यूएसए के बेसिस पे ज्यादा अटैक किया है ईरान ने। पूरी कहानी को मैं एक एक करके समझाऊंगा, तो आप लोग प्लीज लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, मिडिल ईस्ट में जितने भी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऐसे मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी के बेसेस थे यूएस के, उन सभी पर ईरान ने रिटेलिएट किया, यानी कि बदले में अटैक किया। ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। अब यहां पे देखोगे कौन कौन से टारगेट्स इंक्लूड हैं, कौन कौन से टारगेट्स इंक्लूड हैं। जैसे कि देखिए, यूएस एक ऐसा देश है ना, अलग अलग देशों में अपना बेस बनाकर रखा हुआ है, तो डायरेक्ट यूएस पे तो ईरान ने अटैक नहीं किया भाई साहब, एक है भी दूर बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे बहरेन, कतर, कुवैत, यूएई, इन सब में जितने भी एयर स्पेस हैं, जितने भी मिलिट्री बेस हैं यूएसए के, उन सभी पे ईरान ने अटैक करना शुरू कर दिया। धुआंधार बल्लेबाजी चल रही है भाई साहब, धुआंधार बल्लेबाजी। अभी देखें यहां पे क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स के नेवी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर जो है बहरान में, इस पे अटैक किया गया। उसके बाद आप देखो अल उदेद एयर बेस जो है यहां पर अटैक किया गया। अभी देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, अल असद यूएस बेस है इराक में, यहां पे अटैक कर दिया गया, ठीक है, कतर में अटैक कर दिया गया। यानी कि जितना भी मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में यूएस का बेस है, उन सभी पे ईरान ने अटैक किया है ताकि यूएस की पावर को कमजोर किया जा सके। ये बच्चों कोई आम युद्ध नहीं हो रहा है कि चलो भैया इंडिया और पाकिस्तान का कारगिल का युद्ध हो रहा है। अब यहां पे देखोगे पूरी दुनिया धीरे धीरे कैसे इन्वॉल्व होती चली जाएगी। और खास बात ये बेटे तब हुई जब ये जो युद्ध है ये तब ज्यादा फैल गई, क्योंकि आज की बात करता रहा हूं, आज ही, ठीक है, आज ही खेमेनेई जो ईरान का सबसे सुप्रीम लीडर है, ठीक है बच्चों याद रखना, खेमेनेई जो ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है,
अब देखिए खेमनेई कौन है, जरा इसके बारे में भी समझ लीजिएगा। देखिए आमतौर पे क्या होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो होते हैं वो सबसे ऊपर लीडर होते हैं, है ना। लेकिन ईरान का राष्ट्रपति के ऊपर भी एक सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खेमनेई। मतलब वो पद नहीं है, पद नहीं है, ठीक है। तो अयतुल्ला खेमनेई एक नाम है, जिसके पास मिलिट्री का कंट्रोल है, जिसके पास इकोनॉमिक कंट्रोल है, जिसके पास हर तरीके का कंट्रोल ईरान का है। यानी ईरान का सबसे सुप्रीम फैसला यही लेता है। अब आप लोग देखोगे कि इसराइल ने और यूएस ने अटैक करके आज सुबह ही, ठीक है, खamenei जी को मार दिया, खamenei को हत्या कर दी भाई साहब, एयर स्ट्राइक किया और पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। अब आपको याद होगा कि 1919-20 में एक आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन, कि जो मेन जो खलीफा थे, मुस्लिमों के जो हेड थे, उनको पद से उतार दिया गया था। तो पूरी दुनिया के मुस्लिम, पूरी दुनिया का इस्लाम खड़े हो गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। यहां पर भी बिल्कुल यही हुआ है। तो खamenei की हत्या के बाद जहां पर भी सुन्नी मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान या शिया मुसलमान, एक तो खैर सारे के सारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं, लेकिन शिया मुसलमान ज्यादा। जहां पर भी आप लोग देखोगे शिया मुसलमान जिन जिन कंट्रीज में है ना, वो सभी इस अटैक के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। यही इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों की विश्व युद्ध होने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अब यहां पे देखोगे, ठीक है, कि यूएस की एक रणनीति आप लोगों को मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि यूएस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब यूएस को क्या पड़ी है ईरान के साथ फट्टे में टांग अड़ाने की? अरे इसराइल और यूएस जो ईरान का चल रहा है, चलने दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। आप काहे के लिए फट्टे में टांग अड़ा रहे हो? लेकिन नहीं, फट्टे में टांग अड़ाएगा, आपको देखना, यूएस फट्टे में टांग डेफिनेटली अड़ाएगा। और यूएस का पहले मैं आपको एक बार पूरा दिखाता हूं कहां कहां पर उसने फट्टे में टांग अड़ाया है। जहां जहां भी चाइना की ताकत ज्यादा है, जहां जहां भी चाइना एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां वहां फट्टे में टांग अड़ाई है यूएस ने। आप देख लो बच्चों, ठीक है, वेनेजुएला का आपको पता है, नाइजीरिया, यमन, ठीक है, सीरिया, इराक, सोमालिया, ईरान, ठीक है, हर जगह यमन होगा, सोमालीलैंड होगा, हर जगह आप लोग देखोगे यूएस बैठा हुआ है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेकंड जो टर्म के लिए डोनाल्ड ट्रंप आया है, उसमें सब कुछ उसने पूरा पूरा दिखाई दे रहा है बच्चों, आप लोगों को पूरी पिक्चर। आप देखो कहां कहां कब्जा किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। कहीं पे मिलिट्री बेस लगा के रखा हुआ है, कहीं पे नेवल बेस लगा के रखा हुआ है, कहीं पे इकोनॉमिक बेस लगा के रखा हुआ है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से यूएस जाकर के वहां बैठा ही बैठा है। अब यहां पे आप लोग देखोगे, ठीक है, कि किस तरीके से यूएस और इजराइल एक साथ हो चुके हैं और क्यों अटैक करना चाह रहे हैं और क्यों बार बार अटैक कर रहे हैं। तो देखिए ईरान और इजराइल का यहां पे मेन मुद्दा है, मैं बता रहा हूं, ईरान और इजराइल का मेन मुद्दा है, यूएस तो अपनी मर्जी से अपना एकदम सुप्रीम पावर दिखाने के लिए, और कुछ बेनिफिट, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट यहां पे आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से यहां पे यूएस का फायदा होने वाला है ईरान के ऊपर ये अटैक करके। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ईरान और इजराइल क्यों दुश्मन बने। भाई साहब एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि ये दोनों एक दूसरे के जानी दोस्त थे, दुश्मन कैसे बन गए? तो देखिए बच्चों, वक्त है 1979 का। अब यहां पे एक ईरान में रिवोल्यूशन होता है, यानी कि एक क्रांति आ जाती है, ठीक है बच्चे, एक क्रांति आ जाती है, और जो ईरान है वो इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है। इस्लामिक रिपब्लिक मतलब पूरी तरीके से इस्लाम के अंडर में आ जाता है, आप ईरान को देखोगे। और ये वही दौर था कि इसराइल के एक हाईजैक किया था, इसराइल के बहुत सारे लोगों को इन्होंने बंदी बना लिया था। अब देखिए इसराइल की एम्बेसी थी ईरान के अंदर में, वहां पे 52 लोगों को, ठीक है बच्चों, वहां पे 52 लोगों को इन लोगों ने क्या किया था, कैद कर लिया था। अब यहां पे क्या देखोगे कि अगर 52 लोगों को, इसराइल के 52 लोगों को कैद कर लिया गया ईरान के द्वारा, तो डेफिनेटली वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाती है, ठीक है बच्चे। तो आप देखोगे दुश्मनी वहीं से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद आगे आगे चलते चलते 80s और 2000 के बीच में, 80s और 2000 के बीच में यहां पे आप देखोगे तीन जो हथियार बंद तीन ऐसे ग्रुप्स उभर के आएंगे ईरान की तरफ से। याद रखना, हथियार बंद तीन, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखोगे बच्चे हमास, ठीक है, एक देखोगे हमास, याद रखना, एक देखोगे आप लोग हमास, ठीक है, एक देखोगे आप लोग हिजबुल्लाह, ठीक है बच्चों, एक देखोगे आप लोग हिजबुल्लाह, ठीक है। ये तीन आपको ऐसे ग्रुप दिखाई देंगे, क्लियर बच्चों। और तीसरा होगा हूथी, ठीक है, हूथीज, ठीक है, हूथीज, यानी कि हमास, हिजबुल्लाह और हूथीज, ये तीन, इनको टेररिस्ट ग्रुप भी आप लोग कह सकते हो क्योंकि हथियार बंद है। किसने इनको तैयार किया था?
तो इनको तैयार किया था ईरान ने, याद रख लेना, ईरान ने तैयार किया था, क्योंकि ईरान चाहता था इजराइल से अपना बदला लेना, या ईरान जो इजराइल के खिलाफ तब तक हो चुका था, और इन तीनों ग्रुप्स को ईरान इजराइल के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल करता रहता था। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, हमास कहां पे है, पैलेस्टाइन वाले एरिया में है। हमास कहां पे बच्चे, ठीक है, गाजा पट्टी में आपको कौन दिखेगा, हमास दिखेगा। आप लोगों को याद होगा, ठीक है, गाजा पट्टी में आपको कौन दिखेगा, हमास दिखेगा। और यही, ये वही हमास है जिसने 2023 में अटैक किया था इजराइल के ऊपर। और कौन इसको लीड कर रहा है भाई साहब, ईरान इसको लीड कर रहा है, ठीक है। हिजबुल्लाह आप लोग देखोगे लेबनान वाले एरिया में, हिजबुल्लाह आप लोग कहां पे देखोगे, ठीक है, तो लेबनान वाले एरिया में आपको कौन दिखेगा, हिजबुल्लाह आपको दिखाई देगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद यमन में आपको कौन दिखेंगे, हूथीज दिखेंगे, ठीक है, हूथीज दिखेंगे आपको यमन में, हूथीज दिखेंगे आपको यमन में। मैं क्यों कह रहा था कि ईरान कोई कमजोर नहीं है भाई साहब, इसने अपने ऐसे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को अलग अलग देशों में फैला के रखा हुआ है। और क्यों फैला के रखा हुआ है, ताकि वक्त आने पे इनका इस्तेमाल कर सके। तो ये तीनों ग्रुप है, याद रखिएगा, जो हमास, हिजबुल्लाह और हुथीज का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ हमेशा से ईरान करता आया है, अलग अलग एरिया में, ठीक है बच्चे। चलिए, उसके बाद आप लोग यहां पे क्या देखोगे कि 2010 में आते आते थोड़ा ऑनलाइन सिस्टम आने लग गया, तो इजराइल और ईरान के बीच में बहुत सारा साइबर अटैक्स वगैरह होने लग गए। सारी सारी धीरे धीरे चीजें आप लोग देखोगे। अभी 2024 और 2025 के बीच में टेंशंस क्यों बढ़ गई हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो आप लोग देखोगे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में गाजा पट्टी को लेकर के हमेशा लड़ाई होती रहती है, और पैलेस्टीन के साथ कौन खड़ा है, हमास खड़ा है। और हमास किसका है, ईरान का है। मैंने आपको क्या बताया, तीन टेररिस्ट ग्रुप, एक आप लोग देखोगे हमास देखोगे, एक हिजबुल्लाह देखोगे, और एक हुथीज देखोगे। तो हमास पैलेस्टीन वाले एरिया में किसके खिलाफ लड़ रहा है, इजराइल के खिलाफ। इसलिए इजराइल हमेशा से ही दुश्मन बना हुआ है ईरान का, और वो तो चाहता ही था ईरान पर अटैक करना, बदले लेना, और भी बहुत सारे उसके कारण आप लोगों को पढ़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है बच्चे, याद रख लेना। उसके बाद 2026 वाला जो सिचुएशन आ जाता है, ओपन एयर स्ट्राइक किया जाता है इजराइल और यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर। अब बच्चे ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर एक एंगल बनता है, ईरान का बनता है, इजराइल का बनता है, और यूएस का बनता है। तीनों का एंगल मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है बच्चे, याद रखना। एक आप लोग क्या देखोगे, यहां पे यूएस देखोगे, ठीक है, एक यूएस देखोगे, एक देखोगे इजराइल, ठीक है बच्चों, एक देखोगे आप लोग इजराइल, ठीक है, और एक देखोगे आप लोग ईरान, ठीक है, याद रखना। अभी ईरान क्या चाहता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना शुरू करे। हालांकि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने के लिए अब बहुत सारे देशों ने ईरान के साथ समझौता किया था 2015 में। 2015 में सबने बोला था कि ईरान तुम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे। ईरान ने बोला कि ठीक है, नहीं बनाऊंगा, मेरे ऊपर से सारे के सारे सैंक्शंस हटा लो। तो सारे यूएस और उसके जो एलाइज दोस्त थे, एलाइज कंट्रीज थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम ईरान से सैंक्शन हटा लेंगे। यूएस ने भी सैंक्शन हटा लिया, और बहुत सारे देश थे, उन्होंने भी सैंक्शन हटा लिया। ईरान ने बोला कि ठीक है भैया, मैं नहीं बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी 2018 में यूएस जो है यहां से निकल जाता है, इस एग्रीमेंट से ही निकल जाता है, बोलता है नहीं भाई, ठीक है, हमको तो भैया सैंक्शन लगाना है, ईरान तुम ये करोगे वो करोगे। अब ईरान ने बोला ठीक है भैया, तुम इस एग्रीमेंट से निकल रहे हो तो मैं भी निकल रहा हूं। अब मैं तो भैया बनाऊंगा, सीधी सीधी बात है, मैं तो बॉम्ब बनाऊंगा, साफ बोला है ईरान ने यहां पे। लेकिन बाद में ईरान ने यह बात भी बोली कि नहीं नहीं, मैं बॉम्ब नहीं बनाऊंगा, मैं यूरेनियम का, थोरियम का, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करूंगा ताकि बिजली बना सकूं, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करूंगा, ऐसा ईरान ने कहा है, याद रखिएगा। तो देखिए यहां पे पिक्चर क्या बन रही है। अभी देखिए, ये मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ यूएस क्यों है। अब ये दोनों दोस्त हैं, इजराइल और यूएस दोस्त हैं, और ईरान का मैंने आपको बता ही दिया भाई साहब, ईरान और इजराइल पूरी तरीके से एक कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन, हमास की वजह से ज्यादातर, ठीक है, हमास की वजह से ही नहीं, जो तीनों टेररिस्ट ग्रुप मैंने आपको बताया है, ठीक है, हुथीज का देख लो, और हमास का देख लो, हिजबुल्लाह का देख लो, ये सब ईरान की देन है, सबके सब ईरान की देन है। अब यहां पे देखिए क्या होता है। अब ईरान ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है, जो कि यूएस नहीं चाहता है, जो कि यूएस नहीं चाहता कि ये न्यूक्लियर पावर बनाए। अभी जिनेवा में भी यूएस और ईरान की मीटिंग हुई थी ना, ठीक है, ओमान ने करवाई थी, ताकि चलो भैया आप लोग आपस में समझौता कर लो। तब भी तो ईरान ने साफ यूएस को बोल दिया था, बेटा सब कुछ ठीक है, मान लूंगा, लेकिन भाई ये हम मिसाइल टेक्नोलॉजी पे तो बात ही नहीं करेंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे 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 बनाएंगे, और किसकी बनाएंगे, तो यूरेनियम से चलने वाली, यानी कि हम बॉम्ब फेंकेंगे, हम बॉम्ब बनाएंगे। ईरान ने यहाँ पे साफ बोल दिया यूएस को, नो डाउट, यहाँ पे कोई कन्वर्सेशन का नतीजा ही नहीं निकला है। लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे, ठीक है, कि यूएस क्यों खिलाफ हो रखा है ईरान के, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, और यूएस चाहता है कि ये नहीं बनाए। अब देखिए ईरान और यूएस, ईरान
क्यों न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है? ताकि सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये दोनों ना हमेशा धमकी देते रहते हैं, इजराइल और यूएस हमेशा धमकी देते रहते हैं, मार देंगे मार देंगे मार देंगे। पिछले 3-4 महीने से जो आप लोग देख रहे हो, ये दोनों धमकी देते रहते हैं। ईरान बोलता है कि नहीं अब तो मैं बॉम्ब बनाऊंगा भाई साहब, नो डाउट। अच्छा एक और बात, एक एनपीटी साइन हुआ था जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, कोई भी देश अब परमाणु बॉम्ब नहीं बनाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो है ना ईरान, ठीक है, इसने साइन किया था कि ठीक है मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये बोल रहा है मैं बनाऊंगा। इजराइल है, इसने साइन नहीं किया था कि मैं साइन नहीं करूंगा भाई, ठीक है, ये साइन नहीं किया था एनपीटी पे, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि मैं बनाऊंगा, लेकिन ये अंदर ही अंदर बना रहा है, तभी तो साइन नहीं किया था। और यूएस इसको तो कुछ नहीं कह रहा, इसको साफ कह रहा है, ठीक है। अब इजराइल की क्या हेडेक है, इसके साथ दुश्मनी मैं आपको बता चुका हूं, और यूएस की क्या हेडेक है ध्यान सुनिएगा। अगर इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है तो आप कभी भी फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। आपको क्या लग रहा है, अगर इसके पास अभी ये एटॉमिक बॉम्ब होता, ठीक है, एटम बॉम्ब होता, परमाणु बॉम्ब, तो ये लोग अटैक कर पाते? इससे नहीं कर पाते। फुल फ्लेज वॉर आप उन देश पे कभी भी नहीं कर सकते हो, याद रखना, जिनके पास बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि डर लगा रहेगा ना भाई कि यार अगर इसका देश बर्बाद हो रहा है तो फोड़ ही देगा। जिस तरीके से आप लोग अटैक कर रहे हो, भैया उसका इतना सुप्रीम लीडर को मार दिया, ये भी तो अटैक करेगा। और अगर परमाणु बम इन्होंने फेंक दिया भाई साहब, कसम से ना तुम्हारी लंका याद आ जाएगी, ये इनको पता है। और ये पावरफुल हो जाएगा तो मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा एक शक्ति बन के उभरेगा। और ये यूएस क्यों इजराइल को सपोर्ट करता भाई साहब? क्योंकि एक तो ये दोनों दोस्त हैं, और दूसरा पॉइंट, मिडिल ईस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा हथियार, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी आपको इजराइल के पास दिखेंगे। यानी कि मिडिल ईस्ट में अपने कदम जमाने हैं तो यूएस को इजराइल का साथ देना ही पड़ेगा। यानी कि ये दोनों एक तरफ हैं और ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। क्लियर बच्चों? आप लोग देखना अब अलग अलग इस युद्ध के खिलाफ जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो क्या आ रही है देखिएगा, ठीक है। अभी देखिए यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन आप सभी को पता है, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक ग्रुप है, और इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती है इसके खिलाफ हमेशा से ही रहता है। तो यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो चेयरमैन है, चेयरमैन है उर्सुला वॉन दे लियन, उर्सुला, उर्सुला यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, उर्सुला, उर्सुला वॉन वॉन देर लियन, ठीक है बच्चों, लियन, ठीक है, लियन। उसके बाद देखो काउंसिल, जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है एंटोनियो कोस्टा, ठीक है बच्चों, एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने साफ यहां पर बोला है कॉन्फ्रेंस में आकर के कि भाई साहब हमने तो खुद ईरान पे सैंक्शन लगा दिया था कि ईरान तुम मत बनाओ न्यूक्लियर बम वरना हम सैंक्शन लगा देंगे, तो आप लोगों को अटैक करने की क्या जरूरत थी? यानी कि आप लोगों ने अटैक किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम इस वॉर का, हम इस युद्ध का कंडेम करते हैं। भाई यूरोपियन यूनियन को सब पता है अच्छी तरह से कि भैया अगर ये युद्ध हो जाता है ना तो ऑयल की सप्लाई इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी कि पूरी दुनिया में महंगाई आ जाएगी, देश तो खड़े खड़े तबाह हो जाएंगे। ऐसे ऐसे देश हैं जो कि 100% इनके ऊपर डिपेंड है भाई साहब। जो मैं बता रहा था ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ब्लॉक हो गया ना भाई साहब, तो इंडिया इंडिया की हालत खराब हो जाएगी। इंडिया में इतनी महंगाई आ जाएगी, इंडिया में भाई साहब 80% एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस वहीं से आता है और 40% तेल वहीं से आता है। आप सोच के देख लो। और इंडिया ने तो अभी ऑप्शंस भी नहीं ढूंढे हैं। मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर दिया था 4-5 दिन पहले शायद, उसमें मैंने साफ बोला था कि इंडिया अब अपने ऑप्शंस ढूंढेगा। इंडिया अब यूएस की तरफ जाएगा, रशिया की तरफ पहले से ही है। यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले रास्ते से जो जिन जिन कंट्री से खरीद रहा है उन देशों के अलावा और भी ऑप्शन ढूंढ रहा है। लेकिन हमें क्या पता था 4 दिन में ये सब कुछ हो जाएगा। इंडिया की भी बहुत ज्यादा हालत खराब यहां पर होती हुई नजर आएगी, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आप देखोगे यूरोपियन यूनियन ने भी साफ बुरी तरीके से कंडेम किया है इस पूरे के पूरे कारनामे को, पूरे पूरे युद्ध को, ठीक है बच्चे। अब देखना न्यूक्लियर क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात करें 1968 में साइन किया गया था, और उसमें आप लोग देखोगे कि बोला गया था भैया कि वो देश जो कि नहीं बनाए हैं न्यूक्लियर बम वो नहीं बनाएंगे, जो बना चुके हैं वो तो ठीक है। ईरान ने भाई साहब साइन किया था, इजराइल ने साइन नहीं किया था, नहीं किया था, बोले तो नहीं किया था, नहीं किया था, ठीक है बच्चे। अब यहां पे आप लोग देखोगे एक चीज, ठीक है, कि किस किस देश ने कब कब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए थे और टेस्ट किए थे। जैसे यूएसए ने देखो, सबसे यूएसए ने 1945 में किया था जो हिरोशिमा और नागासाकी में, और एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ज्वाइन किया था 1968 में, ठीक है बच्चे, याद रख लेना। उसके बाद आप देखोगे यूके की बात करें, यूके ने 1968 में साइन किया था एनपीटी को, और 1952 में इसने न्यूक्लियर वेपन अपना टेस्ट कर लिया था। फ्रांस की बात कर लेते हैं तो 1960 में इसने न्यूक्लियर वेपन ट्राई किया था, और 1952 में इसने इस समझौते को ज्वाइन कर लिया था कि ठीक है अब मैं नहीं बनाऊंगा। उसके बाद आप देखोगे इजराइल, इजराइल ने भैया सिग्नेचर ही नहीं किया था अभी तक। पाकिस्तान की बात करें तो 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु बम बनाया था ना,
तो उसी साल इसने भी बना लिया था भारत का देखा देखी, और इसने फिर बोल दिया कि भैया मैं साइन नहीं करूंगा, और ना ही भारत ने साइन किया था। रशिया की बात करें तो 1949 में सबसे पहला देश रशिया था जिसने परमाणु टेस्ट किया था, 1949 में ही कर लिया था इस भाई ने अपने, ठीक है। 1968 में इसने एनपीटी साइन कर लिया था, एक समझौता साइन कर लिया था। नॉर्थ कोरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसने साइन तो किया था लेकिन 2003 में अपने आप को बाहर निकाल दिया, मैं नहीं हो रहा इस समझौते का हिस्सा, ठीक है, तुम सब साइन कर रहे हो, ठीक है, कि हम नहीं बनाएंगे और बना सब रहे हो, मैं नहीं होता इसका हिस्सा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग देखोगे चाइना 1964 में बना चुका था, टेस्ट कर चुका था, और 1952 में चाइना ने क्या किया भाई साहब, यहां पर अपना सिग्नेचर किया था एनपीटी पे कि चलो भैया अब मैं इसका मेंबर हूं, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इतने सारे देशों के पास भैया परमाणु शक्ति है, लेकिन यहां पे आपको ईरान नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे। इस मैप में यहां तक इजराइल भी आपको दिखाई देगा कि हाँ, हमें नहीं पता कि बनाया कि नहीं बताया, क्योंकि इसने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन इसके पास भी है। ये पूरा मैप मैं वो दिखा रहा हूं, उन देशों का दिखा रहा हूं जहां पर भैया न्यूक्लियर बॉम्ब हैं और हैं। अब थोड़ी सी एक न्यूक्लियर शक्ति की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी शायद न्यूक्लियर जो वॉर, देखिए न्यूक्लियर नहीं बनाने दिया जा रहा ईरान को, यही सबसे बड़ी शर्त है। यूएस क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर नहीं बनाओगे, नहीं बनाओगे, नहीं बनाओगे। ईरान बोल रहा बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा, क्योंकि भाई ईरान जानता है ना कि उसको दबाया जाएगा। तो आप देखो यूनाइटेड स्टेट्स के पास भाई साहब, ठीक है, 3700 प्लस आप लोगों को बॉम्ब दिखाई देंगे, ठीक है, यूके के पास 225 प्लस, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, ये सभी के पास आप लोगों को दिखाई देंगे भाई साहब, सभी के पास दिखाई देंगे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग बड़े बड़े परमाणु बॉम्ब, ठीक है बच्चे। चलिए अभी देखिए ईरान, जैसे मैंने आपको बताया था, ईरान यहां पे क्यों कमजोर नहीं पड़ना चाहता और नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई देगा ना बच्चों, ये दिखाई दे रहा है आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा, ठीक है, पर्शियन गल्फ दिखाई दे रहा है, पर्शियन गल्फ, यहां पे देखो बहरीन हो गया, कतर हो गया, और भी तमाम देश आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। अभी देखिए ये बहरीन हो गया, और यहां पे आप लोग जाओगे ना बच्चों, ठीक है, तो ये पूरा नीचे नीचे की तरफ जाते हुए आपको इंडियन ओशन से मिल जाएगा, यानी कि इंडिया के पास तकरीबन तकरीबन यहां से 80% एलएनजी गुजरता है, 40% ऑयल इंडिया के पास भी जाता है। और पूरी दुनिया की बात करूं ना बच्चों, पूरी दुनिया की, तो 20% से लेकर के 30% के आसपास आप लोग देखोगे कि तेल का व्यापार यहीं से होता है, यहीं से होता है बच्चों, याद रख लेना, तेल का व्यापार। अगर, और ये पूरा पूरा अगर ये डिस्टर्ब हुआ है, पूरा ऊपर दिखाई दे रहा है ना, पूरा ऊपर दिखाई दे रहा है, ये ईरान ही है, ये पूरा ऊपर दिखाई दे रहा है, सारा सारा ईरान ही है। अगर इसने ये पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जैसा कि इसने कुछ दिन पहले ब्लॉक किया भी था, बोला था कि नहीं नहीं मैं तो तैयारी कर रहा हूं, स्ट्राइक कर रहा हूं, अपनी एक्सरसाइज करके देख रहा हूं, इतने कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए ब्लॉक भी किया था, सिर्फ यही मैसेज देने के लिए, बेटा हमसे पंगे ना लेना, हम पूरी दुनिया में महंगाई लाके दिखा देंगे, समझे आप इस बात को। तो यहां पे आप लोग क्या देखोगे, यहां पे कमजोर नहीं पड़ना चाहता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, जैसा कि मैंने आपको अभी पूरी कहानी बताई। अभी देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, आयतुल्लाह खामनेई है, ध्यान सुनिएगा, आयतुल्लाह खामनेई, मैं खाली खामनेई लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, आयतुल्लाह खामनेई की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एक स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं, स्पिरिचुअल लीडर यानी कि धार्मिक गुरु माने जाते हैं, और सिर्फ ईरान के ही नहीं, पूरे दुनिया में जितने भी शिया मुस्लिम्स हैं, पूरी दुनिया में जितने भी, ठीक है बच्चों, आपको शिया मुस्लिम्स हैं, शिया मुस्लिम्स हैं ना बच्चों, उन सभी के धार्मिक गुरु माने जाते हैं। अब यहां पे क्या देखेंगे आप लोग कि सभी धर्म को मानने वाले एक तरफ हो चुके हैं। मैंने आपको क्या बताया, जब खिलाफत आंदोलन हुआ था ना भाई साहब, अमानत अली और शौकत अली ने जो भारत से हिस्सा लिया था, जो खलीफा था टर्की का, उसको पद से हटा दिया था अंग्रेजों ने, बिल्कुल वही वाली स्थिति यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, ठीक है, पाकिस्तान ने क्या किया भाई साहब, एम्बेसी में ही आग लगा दी, यूएस की एम्बेसी में ही आग लगा दिया भाई साहब यहां पे, और 9 लोगों को जलाकर मार दिया है। टर्की, यहां पे देखिए बच्चों, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, और उसके बाद इराक हो गया, ये सभी, लेबनान हो गया, ये सभी अब किसको टारगेट कर रहे हैं भाई साहब, तो सिर्फ और सिर्फ यूएस के एम्बेसी को टारगेट कर रहे हैं, यूएस की एम्बेसी को टारगेट किया जा रहा है यहां पे लगातार। चलिए यहां तक तो समझ में आ रहा है। भारत, जम्मू एंड कश्मीर में भाई साहब, जेएनके में खूब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, खूब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि शिया मुस्लिम जितने भी है ना, वो मानते थे खामनेई को, आयतुल्लाह खामनेई को मानते थे कि भैया यही हमारा स्पिरिचुअल लीडर है और यही हमारा धर्म गुरु है। तो यहाँ पे जेएनके के शिया मुस्लिम जो है ना बच्चों, शिया मुस्लिम्स है ना, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देखोगे। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम भी इन्हीं के साथ खड़ा है, ईरान के साथ ही खड़ा है, यू के साथ बोल रहा है कि ना बेटे ना, ठीक है, आप यूएस गलत कर रहे हो, इजराइल गलत कर रहे हो, हम तो भैया ईरान के साथ खड़े हैं। आप देखोगे यहां पे तमाम देश बता रहा हूं भाई साहब, ठीक है, ईरान हो गया, इराक हो गया, पाकिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान, ये सभी के सभी एक तरफ आ चुका है, पूरा मिडिल ईस्ट एक तरफ आ चुका है,
यूएस के, देखो यूरोपियन यूनियन के 27 देश एक तरफ आ चुके हैं और दूसरी तरफ कौन है, यूएस है और यूएस के कुछ अलाइज देश हैं। हाँ, नाटो के मेंबर्स अभी बहुत ज्यादा हद तक अभी अमेरिका के साथ है। तो यहां पे अब दो गुटों में बढ़ता हुआ पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, एक तरफ ईरान और इसके सारे साथ चाहने वाले हैं और दूसरी तरफ आपको इजराइल यूएस दिखाई देगा। और अब देखना यह है कि क्या पूरी दुनिया इस वर्ल्ड वॉर को होने से रोकती है या सच में वर्ल्ड वॉर होगा। अगर वर्ल्ड वॉर होगा तो आप देखिएगा बच्चों पूरी दुनिया में क्या क्या यहाँ पे तबाही मस्ती है, ध्यान से समझिएगा। देखिए एनर्जी का जो मार्केट है पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, एनर्जी यानी कि ऑयल मार्केट, क्योंकि मिडल ईस्ट भाई साहब 80 से 85% का पूरा मिडल ईस्ट में ही तेल है लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, पूरा पूरा आप लोगों को तबाह होता हुआ नजर आएगा। और तेल एक ऐसी चीज है अगर वो महंगा हो गया, अगर उसकी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई तो पूरी दुनिया में महंगाई जरूर आ जाएगी, भारत में तो 100% आ जाएगी। ठीक है बच्चे, याद रखना। रीजनल इंस्टेबिलिटी की बात कर लो, ठीक है, जॉर्डन गल्फ ऑफ जो आपका पर्शियन गल्फ वगैरह हर तरफ तबाही तबाही आप लोगों को दिखाई देगी। यूएस की जो स्ट्रेटजी रहेगी, यूएस की जो स्ट्रेटजी, जहां तक मेरी सोच है, जो डॉट्स को जोड़ के देखें तो शायद अभी यूएस कुछ दिन तक तो चलेगा, नो डाउट कुछ दिन तक ईरान को दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक यूएस नहीं दबाएगा। क्योंकि देखिए अब वेनेजुएला पे जब उसने अटैक किया था, ग्रीनलैंड पे जब उसने अटैक करने का प्लान कर रहा था, तब भी तो यूएस को अपने स्टेप्स बैक करने पड़े। यहां पे जब टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे थे तब भी तो यूएस को स्टेप्स बैक करने पड़े। और कैसे नहीं करोगे भाई, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ आप जाओगे, यूरोपियन यूनियन के पास पता कितना डॉलर है, कितना डॉलर है। जिस दिन यहां पे पूरे डॉलर की सप्लाई यूरोपियन यूनियन ने बढ़ा दिया, सप्लाई मार्केट में कर दी, डॉलर की डिमांड यूं आ जाएगी। ठीक है, याद रखना, जैसी डॉलर की डिमांड आएगी डॉलर की कीमत भाई अब कौड़ी भाव हो जाएगी और यूएस की इकोनॉमी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूएस की इकोनॉमी अपने आप बर्बाद हो जाएगी। हर जगह के हर जगह पे यूएस को स्टेप बैक करना ही पड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप को स्टेप बैक करना ही पड़ा है और फिर से यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को स्टेप बैक करना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भैया आपको स्टेप बैक करना पड़ेगा, आप कितना भी बेटा कर लो। ठीक है, ये चलो ठीक है, इसका तो समझ में आ रहा है, तुम काय के लिए टांग अड़ा रहे हो बे, हैं फालतू में ही। चलिए उसके बाद आप देखोगे जो डिप्लोमेसी, जो अभी पूरे वर्ल्ड डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो रशिया देखो भाई साहब, सबसे बड़ी अभी यूएस के बाद रशिया ही पावर है, ये कहीं से भी उभर के सामने नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं कह रहा है। भारत जो है, भारत पहले की तरह, जैसे पहले भी तो था नॉन अलाइंग मूवमेंट जो नेहरू जी ने साइन किया था, भारत बिल्कुल वैसा ही रहेगा, नॉन अलाइंग मूवमेंट, क्योंकि ईरान भी बहुत अच्छा दोस्त है और इजराइल भी बहुत अच्छा दोस्त है। अभी हाल ही में, अभी 4 दिन पहले ही तो इजराइल में ये जाके मीटिंग करके आए हैं, इजराइल में मोदी जाके मिल करके आए हैं, तमाम तरीके के एग्रीमेंट साइन किए गए हैं और यूएस के साथ बढ़िया अभी जो कर ही दिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ही रहे हैं यूएस के साथ। आप देखो टैरिफ जो 18% पे आया ही है, और टैरिफ तो छोड़ो, और भी बहुत सारे हमारे संबंध है यूएस के साथ, अच्छे संबंध है यूएस के साथ, नो डाउट। अभी जो चल रही है वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज चल तो रही है ना, स्पेशल फोर्सेस की चल तो रही है, सीधी बात है, हिमाचल प्रदेश में चल रही है, ये सब यूएस के साथ ही तो कर रहे हैं। तो ना हम यूएस के साथ खराब कर सकते हैं, ना हम इजराइल के साथ खराब कर सकते हैं, और हाँ, इंसानियत के तौर पे ईरान के साथ हम खड़े जरूर रहेंगे, याद रहिएगा। ठीक है बच्चे, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इंडिया, ये वही इंडिया है जिसने, जब हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो इंडिया ने साफ बोला था कि हमास ने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया ने यह भी बोला था कि भैया मैं टू नेशन सॉल्यूशन को सपोर्ट करता हूं, कि पैलेस्टाइन को अलग देश बना दो और इजराइल को अलग देश बना दो, पैलेस्टाइन को भी एक इंडिविजुअल देश का दर्जा मिलना चाहिए। यानी कि इंडिया ने हमेशा से ही एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं भारत में, पाकिस्तान में, ये सरकार नहीं कर रही है, ये लोग कर रहे हैं, एम्बेसीज पे लोग जला रहे हैं, इसलिए क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। ये ठीक वैसे ही है कि किसी देश में हमारे मंदिर को तोड़ा जाएगा तो हम यहां पर हमारे किसी और देश में हमारे किसी पुजारी को मारा जाएगा या फिर किसी भी तरीके से हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो हम यहां पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम यहां पे अपना दुख, अपना दर्द, अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। तो जनता यही कर रही है। अब देखना यह है कि क्या यहां रोका जा रहा है इस तरीके के युद्ध को, क्योंकि देखिए ईरान एक पॉलिसी अपनाता है, ठीक है, विलायते फकी, ठीक है बच्चों, याद रखना, क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेलायते वेलायते वेलायते, ठीक है बच्चों, वेलायते फकी, फकी, FAQIH, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भैया दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमारा जो सुप्रीम लीडर है, धार्मिक लीडर है, इसको खरोच नहीं आनी चाहिए, वरना हम पूरी दुनिया में आग लगा देंगे, इसका मतलब ये है। और भाई साहब यूएस ने यही किया है।
चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आप लोगों ने पूरे माजरे को समझा होगा और आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है। इंडिया को किसके साथ जाना चाहिए? ईरान के साथ जाना चाहिए, इजराइल के साथ, या फिर यूएस के साथ, या फिर इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए? इसी तरीके का और भी बेहतरीन सेशन में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। अपडेट्स के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तैयारी टाइम्स हमेशा इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर के आता रहेगा। जय हिंद।